जिंदाबाद, आपकी जय, जय जयस। साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले मैं सबसे पहले हमारे देवी देवताओं, हमारे क्रांतिकारियों और हमारे पुरखा शक्तियों को नमन करता हूं, उनके चरणों में सेवा जोहार करता हूं। साथियों, आज का जो प्रोग्राम हुआ, जेएस स्थापना दिवस भी था और साथ में दशक भी था। 10 साल पूरे हुए। इस 10 साल में हम लोग कौन कौन से वर्क किए हैं, कहां कहां धूल खाए हैं, कितने नींदे दिए हैं, कितने रातें दिए हैं, कितने धूप झेले हैं, कितने छांव झेले हैं, कितनी ठंड झेले हैं, इतनी मेहनत करके आज हम लोग यहां तक पहुंचे। और इस 10 साल के सफर में जेएस का जो पहला 16 मई 2013 को जब प्रोग्राम हुआ था, तो हम लोगों के पास ना वक्ता थे, ना कोई प्रेस नोट लिखने वाले थे, ना कोई मीडिया में बाइट देने वाले थे, ना कोई मंच संचालन करता थे। तो हम लोग उसी समय से सोच लिए थे कि जब उस दौर में हमारे पिता आदिवासी मुक्ति संगठन में काम करते थे और आज हमारे बीच में हमारे आदर्श, हमारी वैचारिक ताकत, हमारी सामाजिक ताकत, हर स्तर की ताकत के रूप में हमारे आदर्श दादा गजानन ब्राह्मण जी जो बैठे हैं, तमाम देशों का भी उनके पास अनुभव है, यहाँ से लगाकर जेनेवा तक का उनके पास अनुभव है। तो ऐसे बुद्धिजीवी हमारे बीच में मौजूद है। इन्हीं बुद्धिजीवियों को देख देख के मैं अपना हौसला, जब से सुधार किया हूँ, जब से मैं बड़ा हुआ, तब से उम्र जो इस स्तर पे आई, इन्हीं को देख देख के हम लोग बड़े हुए। और पहले मेरे जीवन में आदिवासियों में दमदारी से छाती ठोक के भाषण करने वाले पहले व्यक्ति थे गजानन दादा। इनसे जब भाषण सुनते थे हम लोग, तो हम लोग भी सोचते थे कि एक दिन हम लोग भी बड़े होंगे और दादा जैसा भाषण देंगे। ऐसा दिलो दिमाग में तमन्नाएं, इच्छाएं थी। और आज हमें खुशी हो रही है कि आज हम उनके समकक्ष बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन शर्म भी आती है क्योंकि हम उन्हीं को देख के बड़े हुए हैं। तो साथियों, जेएस के इस सफर में जितने भी अनुभव हम लोगों ने जेएस को दिए हैं, वे सब हमारे पुराने, हमारे पिताजी के साथ काम करने वाले आदिवासी मुक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं का अनुभव है। उन्हीं की बैठकों में हम लोगों ने पहली बार 5वीं 6वीं अनुसूची का सुने थे, पैसा एक्ट को सुने थे, वन अधिनियम को सुने थे और भी तमाम संवैधानिक प्रावधान है, उन चीजों को हम लोगों ने सुना था। और वही चीज युवा जब हम लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल किए, फेसबुक के माध्यम से जब मैं बालाघाट के नक्सलाइट इलाके में 13 साल काम किया, 13 साल तक मैं, मुझे एक पत्थर मालूम है कि कौन सी पहाड़ी पे कौन सा पत्थर है। उतना काम करने के बाद मैं वहां बालाघाट के जंगलों में बड़ी बिल्डिंग के ऊपर मच्छरदानी लगाता था। मच्छरदानी के सेंटर में मेरे पास मोटी मोबाइल था, उस मोटी मोबाइल के जरिए फेसबुक चलाता था और उसी फेसबुक के माध्यम से मैं चाइना में हमारे जो एनआरआई गए हैं उनसे जुड़े, ब्रिटेन में हमारे एनआरआई गए उनसे जुड़े, ताइवान में गए उनसे जुड़े, तमाम कंट्री जैसे यूएस अमेरिका में गए उनसे जुड़े और फिर धीरे धीरे तमाम राज्य के लोगों से जुड़े और फिर बाद में गोंडवाना के जो महानायक है
गोंडवाना रत्न के नाम से जाने जाते हीरा सिंह मरकाम दादा और उनके साथियों के द्वारा, और उस दौर में जब भी हमारे बीच में है राजेश भाई और गजानन दादा भी उस समय दिल्ली गए थे। दिल्ली में वहां पर हम लोग गोंडवाना के तमाम बुद्धिजीवी से मिले, मोतीराम कंगाली जी से मिले और हीरा सिंह दादा से मिले। वहां पे हमारे साथियों से मुलाकात हुई। फिर बाद में 3-4 साथी थे हम लोग। हैदराबाद से चंद्रेश मरावी था जो एमबीए किया हुआ था, और सिवनी से एक अंशुल का था, और अनूपपुर शहडोल से अनिल सिंह धुर्वे था, और दिल्ली एम्स में डॉक्टर हीरा नाम थे जो इंटर्नशिप कर रहे थे मेडिकल हॉस्पिटल में रूमेटोलॉजी स्पेशलिस्ट से, जो गठिया रोग होता ना उनका भी स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो हम लोग चारों मिले, वहां पे बात हुई। बात होने के बाद में सोचे कि यार ये फेसबुक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग इसको सिर्फ एंजॉय का प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन हम लोग मीडिया में देखते हैं हमारी कोई गांव में खबर नहीं छापता है, क्यों ना हम फेसबुक पे अपने समाज की बातें लिखे। और उस समय आदिवासी दलित दुनिया पेपर चलता था जो तिर्की जी चलाते थे, वो संपादक थे। वे अपना सब कुछ देके उस अखबार को चलाया। उस अखबार में तमाम ताकतें थी, संवैधानिक ताकतें थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फैसले थे, हमारी कल्चर थे, हमारे क्रांतिकारी थे, पर्यावरण के बारे में तमाम चीजें उस अखबार में रहती थी। और उस अखबार को हम फेसबुक पे देखते थे, तो मैंने सोचा कि यार ये तो आदिवासी मुक्ति संगठन के स्वभाव में, बैठकों में जो बातें बोलते थे वही बातें यहाँ पे लिखी है, क्यों ना हम पढ़े लिखे लोग इसको आम आदमी तक पहुंचाए। क्योंकि उस समय हर व्यक्ति फेसबुक चलाता था और उठते ही फेसबुक खोलता था, और उस दौर में हमारे बड़े बड़े लोगों से बातें भी हुई, अलग अलग स्टेट के लोगों से बात हुई फेसबुक पे। जैसे अभी व्हाट्सएप का ग्रुप चलता है, वैसा फेसबुक पे भी ग्रुप चलाते थे। हमारे 10,000 युवा थे फेसबुक पे। तमाम राज्य के लोगों से हम लोग लड़े, तमाम गजेटियर ऑफिसर से भी लड़े, और फिर बाद में अपनी बातें मनवाने के लिए उन्हें मजबूर कर देते थे। फिर बाद में 16 मई 2013 को बड़वानी में तय हुआ कि बड़वानी रखेंगे। तो मेरे साथियों ने कहा कि दादा सर आप तो आंदोलनकारी हो, आंदोलन में जाते हो, हमारे साथ तो लोग नहीं है, आपके साथ लोग हैं। तो फिर मैं 16 तारीख की तारीख तय किया, और उस समय हमारे टच में जो थे आदिवासी मुक्ति संगठन के कार्यकर्ता थे, तो उसी पहली बैठक में ये राजेश भाई भी आए थे, पोरलाल खत्ते जी आए थे, प्रकाश मंडल जो थे वहाँ की कुर्सियां, टेबल, पानी की व्यवस्था लेके थे, और भी बहुत सारे साथी थे। और ऐसे करके जैस संगठन की एक शुरुआत हुई। और उस बड़वानी में पहला प्रोग्राम हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी, अच्छा लगा हम लोगों को, और भी अखबारों में खबर छपी, अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हमारे नाम हम लोग अखबार में देखे तो बड़े खुश हुए। पहली बार हमारी फोटो देखे अखबार में तो बड़े खुश हुए। फिर बाद में हमने सोचा कि अखबारों में अपने बारे में छापते नहीं, लेकिन इनके अखबारों को अपने लिए कचरा बना देंगे, इनको छापने के लिए मजबूर कर देंगे, ऐसा वर्ग करेंगे। फिर बाद में हम लोगों ने जगह जगह कोचिंगों पे जोर दिया। वहाँ पे तमाम गजेटेड ऑफिसर थे, वो भी कोचिंग ले जाते थे, कोई बाहर से साथ देते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे सामाजिक कार्य से कुछ साथी हमारे राजनीतिक क्षेत्र में चले गए। तो राजनीतिक क्षेत्र में जाने के बाद मुझे डर था कि राजनीतिक क्षेत्र में चले जाएंगे तो हमको पार्टी की राजनीतिक विचारधारा की नजर से लोग देखेंगे, तो हमारा मंच पे कोई कर्मचारी अधिकारी कैसे आके भाषण देंगे, ये डर था। और आखिरी में यही हुआ कि आज कर्मचारी अधिकारी इस मंच पे आने के लिए थोड़ा सा डरता है। और मैंने ये भी सुना कि कई कई जगह पे पीला गमछा गले में डाल के जाते हैं तो मना किया जाता है
इनको कहीं ना कहीं पार्टी से जोड़कर देखते हैं, तो ये नुकसान हुआ है। और इस प्रोग्राम के लिए मैं भी बड़ी लिस्ट लेके आया। मैंने जीवन में बहुत मेहनत किया। नक्सलाइट इफेक्टेड एरिया में 13 साल काम करने के बाद में कोविड काल में उस दौर में भयंकर संक्रमित था उज्जैन और इंदौर। उस क्षेत्र में इंदौर में 2-3 हजार पेड़ पौधे लगे हुए थे। उस दौर में हम लोग वहां पे ड्यूटियां किए। उसके बाद में जंगली क्षेत्र ब्राह्मणपुर के क्षेत्र में भी ड्यूटी किया मैंने कि जंगल को बचाया जाए, और जो लोग हमारे लोग जंगल काट रहे हैं उनको भी समझाता था मैं। फिर मैंने इस रिसर्च किया, एनालिसिस किया कि ये लोग आखिर जंगल क्यों काट रहे हैं। फिर मुझे ये समझ में आया कि इस देश में अनुच्छेद 275 के तहत आदिवासियों का बजट अलग से पास होता है। 35,000-36,000 करोड़ का बजट बनता है। अगर ये बजट, उस पे भी हम लोग एनालिसिस किया कि अगर ये बजट 17 से 19% हम लोगों पे खर्च होता है, बाकी पैसा उस 17 से 19% में भी भ्रष्टाचारी आ जाती, लूटखोरी आ जाती, और उसमें हमारे लोगों तक सही तरीके से पैसे नहीं पहुंचते। बाकी जो पैसे बचते वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग जगह पे खर्च कर दिया जाता है। तो 17 से 19% पैसा हम पे खर्च होता है और बाकी डाइवर्ट हो जाते हैं। और अगले साल फिर आदिवासियों के नाम पे बजट बनाते कि 37,000-35,000 करोड़ आदिवासियों के नाम पे बजट बना, आदिवासी समाज बदनाम होता। फिर हम लोगों ने कहा, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बड़े बड़े इनके नेताओं से हम लोग क्वेश्चन करते थे कि तुम्हारी सरकार इतने साल रही तो ये बजट का पैसा कहां खर्च किए। और अगर आप ये बजट का पैसा 50% भी हमारे बच्चों पे खर्चा कर देते, ये बजट जो बनता है व्यक्ति विकास के लिए बनता है। इस बजट को आप क्षेत्र विकास में खर्च करते हो। क्षेत्र विकास क्या और व्यक्ति विकास क्या? क्षेत्र विकास उसको कहते